The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप लोग केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स को जानने में इंटरेस्टेड होते हो कि आपकी रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है या फिर आपकी रिएक्शन कितनी स्लो हो रही है। फिर आपने कहा कि केमिकल रिएक्शन आपके पास दो टाइप की होती है, सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन जो आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो, जीरो ऑर्डर वाली, फर्स्ट ऑर्डर वाली, सेकंड ऑर्डर वाली, थर्ड ऑर्डर वाली, तो इन सभी बेसिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं, सिंपल रिएक्शन को कवर कर चुके हैं और देख चुके हैं कि किस तरीके से आप लोग सिंपल रिएक्शन के केस के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालते हो और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालते हो एट एनी टाइम टी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको जरूरत थी अप्रोक्सीमेशन मेथड की। तो सबसे पहले हम लोगों ने HSA को पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने कंसेक्यूटिव रिएक्शन को देखा, चेन रिएक्शन को देखा, पैरेलल रिएक्शन को देखा, और इन तीनों टाइप की रिएक्शंस के लिए आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट एट एनी टाइम टी आप लोग निकाल चुके हो। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन से और कैसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो इस क्लास में पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन के, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए हैं CSIR नेट के अंदर या फिर आपके गेट एग्जाम के अंदर या फिर आपके IIT जैम एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 10 of chemical kinetics. अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर मैंने हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको वहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट को ढूंढना है और उसके बाद स्टार्टिंग से अपनी केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट कर देना है। अगर आपको कोई और टॉपिक भी पढ़ने हैं तो वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैं अपने हर कोर्स में, हर लेक्चर में ये बोलता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिए ताकि आपको आज का लेक्चर भी और आपको आने वाले लेक्चर भी समझ में आए। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोकेमिस्ट्री को, और ये एक ऐसा टॉपिक है इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी SSA की। अगर आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करना आता है तो आपको पूरी की पूरी फोटोकेमिस्ट्री समझ में भी आएगी और आप उसे क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर अच्छे से कर भी पाओगे। फोटोकेमिस्ट्री बहुत ही फेवरेट टॉपिक मानता हूं मैं CSIR नेट वालों के लिए, क्योंकि यहां से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फोटोकेमिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की रिएक्शन नहीं होती, फोटोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास लैम्बर्ट-बीयर लॉ भी आता है, फोटोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास फोटोफिजिकल प्रोसेस भी आता है, फोटोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शन भी आती है। तो फोटोकेमिस्ट्री के अंदर आप अपने आप में ही तीन अलग अलग कंसेप्ट है और इन तीनों के अंदर से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आप लोग CSIR नेट की बात कर लो, आप लोग IIT जैम की बात कर लो या फिर आप लोग गेट एग्जाम की बात कर लो। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखेंगे फोटोकेमिस्ट्री के कि आखिर किस तरीके से आप लोग इसको पढ़ते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के, ताकि आपको यह समझ में आए कि आखिर किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले आपको थ्योरी को समझना है, उसको समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। तो चैप्टर को, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, पहले आप उस बात को समझ लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक जो है आगे वाला काफ़ी ज़्यादा ईजी लगे। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, आपके पास क्या है, किसी भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, आपने उसके ऊपर लाइट डाली, आपने क्या डाला उसके ऊपर, HNU लाइट डाली। लाइट डालने के बाद आपका जो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का, ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। तो मैंने इसको किससे बना दिया, R स्टार से। इसका मतलब आपका जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है वो क्या हो चुका है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा चुका है। अब एक्साइटेड स्टेट में जाकर दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या, आपका जो अभी एक्साइटेड मॉलिक्यूल के अंदर है ये आपके पास इंटरमीडिएट के थ्रू जाकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और इस टाइप के रिएक्शन को आप लोग क्या बोलोगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलोगे। ध्यान दीजिए मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है कि आपके पास कोई रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर आपने लाइट डाली HNU, आपका जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड हो चुका है।
एक्साइटेड होने के बाद वो इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इस टाइप के रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हो। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो मॉलिक्यूल आपका भी ये एक्साइट हुआ है, ये इंटरमीडिएट में जाने की जगह वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाए और जितनी लाइट इसने एब्जॉर्व की है इतनी लाइट ये क्या कर दे, वापस से री एमिट कर दे। तो यहां पर कुछ चीजें हो सकती हैं। अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने लाइट एब्जॉर्व की तो वो कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद आपका एक्साइटेड स्टेट का मॉलिक्यूल का आपका जो मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी हो सकता है और वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आ भी सकता है। अगर वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में थ्रू इंटरमीडिएट, उसे आप लोग क्या बोलोगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलोगे। अगर वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ गया उसे आप क्या बोलोगे, फोटोफिजिकल प्रोसेस बोलोगे। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो। आपके पास रिएक्टेंट है, इसने HNO लाइट ली, कहाँ चला गया, एक्साइटेड में चला गया। अगर ये वापस आ गया इसे आप लोग क्या बोलते हो, फोटोफिजिकल बोलते हो। अगर ये आगे चला गया इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसे आप लोग क्या बोलोगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलोगे। यानी कि आपके पास सिंपल सी फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन के अंदर 3 टाइप के प्रोसेस आपको देखने को मिल गए। पहला क्या है, आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ने क्या की है, आपके रिएक्टेंट ने मॉलिक्यूल ने HNO लाइट जो है वो एब्जॉर्व की है। और इस चीज़ को आप लोग कहाँ पढ़ते हो, लैम्बर्ट बियर्ड लॉ के अंदर पढ़ते हो कि आपकी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उसने कितनी इंटेंसिटी को एब्जॉर्व कर लिया, कितनी इंटेंसिटी को एब्जॉर्व नहीं किया, या फिर कितना परसेंट एब्जॉर्व कर लिया, कितना परसेंट नहीं किया। इसे आप लोग कहाँ पढ़ोगे, लैम्बर्ट बियर्ड लॉ के अंदर पढ़ोगे, जिसको मैं कहाँ पढ़ाने वाला हूँ, आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाने वाला हूं। तो आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आप जाओगे, वहां पर प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वो कोर्स बनाया हुआ है एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी, वहां पर मैंने आपको लैम्बर्ट बियर्ड लॉ को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो वहां से आप लोग लैम्बर्ट बियर्ड लॉ को पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट के थ्रू आपका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसे आप लोग क्या बोलोगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलोगे। एक आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है। लेकिन अगर आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस चला गया, से आपको क्या बोलोगे, फोटोफिजिकल प्रोसेस बोलोगे। तो 3 टाइप के प्रोसेस हैं, तीनों को आपको पढ़ना है और इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा CSIR नेट के एग्जाम में, चाहे वो किसी भी ईयर का आपका एग्जाम हो। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है CSIR नेट वालों के लिए, यहां से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर वो बातें लिखी जो मैंने अभी आपको बताई, मैंने बातें यहाँ पर लिखी हुई है। It deals with the phenomena in which sample molecule absorbs the light. When light fall on the sample molecule, then absorption of light by the molecule generally result in the following phenomena. जब भी आपका कोई molecule light को absorb करेगा तो 3 चीजें हो सकती हैं। पहली आपकी क्या होगी, the intensity of light decreases and generally governed by Lambert-Beard law. अगर आपका कोई भी molecule light को absorb करेगा तो definitely उसकी intensity क्या होगी, decrease होगी। और वो कितनी decrease हुई है उसको आप लोग कहाँ पढ़ते हो, Lambert-Beard law के अंदर पढ़ते हो, जिसको हम कहां पढ़ेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज क्या हो सकती है, लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल मे बी री एमिटेड ईदर थ्रू इंस्टेंटेनियस प्रोसेस फ्लोरोसेंस और लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल री एमिट स्लोली phosphorescence और थ्रू वेरियस नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। दिस एरिया इज स्टडीड अंडर काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस। मैंने आपसे कहा कि जो आपका जो रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये भी हो सकता है कि जो आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल है ये वापस से इस लाइट को क्या कर दे, री एमिट कर दे। अब री एमिट भी वो 2 तरीके से कर सकता है। एक तरीका क्या है कि वो इसको फास्ट री एमिट कर दे, या फिर वो क्या कर दे, इसको स्लो री एमिट कर दे। अगर उसने फास्ट री एमिट किया, इसको आप लोग कहाँ पढ़ते हो, फ्लोरोसेंस के अंदर पढ़ते हो। अगर उसने स्लो री एमिट किया तो कहाँ पढ़ोगे, इसको आप लोग फॉस्फोरोसेंस से पढ़ोगे। यानी कि इसको हम लोग इसको हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, फ्लोरोसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, फ्लोरोसेंस आपका फास्ट क्यों होता है, फॉस्फोरेसेंस आपका स्लो क्यों होता है। इस सब चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोटोफिजिकल प्रोसेस पढ़ेंगे। तो फोटोकेमिकल के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोटोफिजिकल को ही पढ़ेंगे। पहले हम किसको पढ़ेंगे, फोटोकेमिकल को पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट को मैं वहां पर आपको अच्छे समझाऊंगा कि आपका जो फ्लोरोसेंस है वो फास्ट क्यों है, ये आपका स्लो क्यों है। तो ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ये जो लाइट एमिट कर रहा है ये स्लो भी कर सकता है, ये फास्ट भी कर सकता है। फास्ट किया तो फ्लोरोसेंस, स्लो किया तो फॉस्फोरेसेंस, और कुछ और भी आपके पास नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू भी लाइट को री एमिट कर सकता है, जिसकी बात भी हम लोग कहां पे करने वाले हैं, जब हम लोग फोटोफिजिकल प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो उसके बाद आपके पास जो तीसरी कंडीशन, जो तीसरी चीज हो सकती है वो क्या हो सकती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मे ब्रिंग ए फोटोकेमिकल चेंज मींस फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर। यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ है ये इंटरमीडिएट के थ्रू आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और इस पार्ट को आप लोग क्या बोलोगे, फोटोकेमिकल प्रोसेस बोलोगे। ये क्या है, फोटोफिजिकल प्रोसेस। ये क्या है आपके पास, लैम्बर्ट बियर्ड लॉ से आप इसको गवर्न करते हो। ये आप क्या पढ़ते हो, फोटोकेमिकल प्रोसेस, और ये आपके पास क्या है, फोटोफिजिकल प्रोसेस।
तो जो पहला प्रोसेस था जिसके अंदर आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, उसको पढ़ोगे लैम्बर्ट बियट लॉ से। सेकंड आपके पास था कि जो आपकी जो लाइट उसने एब्जॉर्व की है उसको वो री एमिट कर दे, इसको आप लोग क्या बोलते हो, फोटो फिजिकल प्रोसेस। इसको आप लोग कैसे पढ़ते हो, जेम्लोस्की डायग्राम से पढ़ते हो। बहुत ईजी डायग्राम है, यू बहुत आराम से आपके वो समझ में भी आ जाएगा। फिर तीसरा क्या है आपके पास कि जो आपके पास मॉलिक्यूल एक्साइटेड के अंदर गया है ये आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इसको आप लोग कहां पढ़ते हो, फोटोकेमिकल प्रोसेस के अंदर पढ़ते हो। और फोटोकेमिकल प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ दो लॉ से गवर्न होता है। पहला लॉ क्या है आपके पास, ग्रोथर्स डेपर लॉ, और दूसरा लॉ आपके पास क्या है, आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। बहुत ही इजी लॉ है, एक स्टेटमेंट का लॉ है, तो आप लोग इसको भी बड़े इजीली कर सकते हो, इसको भी बड़े इजीली कर सकते हो, और लैम्बर्ट बियट लॉ तो आपको बड़े इजी से तरीके से आप लोग कर ही सकते हो। तो तीनों चीजें काफी इजी है और यहां से क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। और क्वेश्चन वो आपसे कहां से पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है क्वांटम फील्ड से, क्वेश्चन पूछ सकता है काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेस से। अभी क्वांटम फील्ड क्या होती है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है वो एक्साइट हो गया, HNU लाइट उसने एब्जॉर्व की, वो कहां चला गया, एक्साइट हो चुका है। अब यहां से वो क्या हो सकता है, प्रोडक्ट के अंदर भी जा सकता है और आपके पास यहां से वापस भी जा सकता है। इसका मतलब फोटोफिजिकल प्रोसेस और फोटोकेमिकल प्रोसेस जो आपके पास हैं ये एक दूसरे को एब्जॉर्ब, ये तो एक दूसरे को अपोज करते हैं। अगर आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की तरफ गया है इसका मतलब वो वापस नहीं गया, अगर आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस आ गया इसका मतलब वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। यानी कि आपका फोटोफिजिकल प्रोसेस और फोटोकेमिकल प्रोसेस एक दूसरे को अपोज करते हैं। अब क्वांटम यील्ड क्या होती है इसको हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। काइनेटिक्स की मेरा मतलब क्या है कि आपकी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगी, आपकी आर स्टार की कंसंट्रेशन क्या होगी, आर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये जो लाइट आपने डाली है इसकी इंटेंसिटी कितनी डिक्रीज हुई, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आ सकते हैं क्वेश्चन काइनेटिक्स से और एक आ सकते हैं क्वांटम यील्ड से। क्वांटम यील्ड को इसी के लेक्चर के अंदर हम लोग आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर वो क्या होती है। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि आपके पास रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर आपने क्या डाला, लाइट को डाला। अब ये जो लाइट मैं डाल रहा हूं इसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन एक बार आ चुका है गेट के अंदर। मैनी रिएक्शंस कैन बी इनिशिएटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन लाइंग इन द यूवी विजिबल रीजन, लैम्बडा इक्वल टू 100 से 1000 नैनोमीटर। ये जो आपके पास लाइट होती है यूवी विजिबल रीजन की, उसका जो लैम्बडा जो उसकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, 100 से 1000 नैनोमीटर की होती है। एंड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए अगर आपने यूवी विजिबल रीजन की लाइट का यूज किया तभी आप लोग उस रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। क्वेश्चन आया था गेट के अंदर, क्वेश्चन आया था कि अगर आप लोगों ने गामा रे का यूज कर अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्साइट कर दिया तो उस टाइप की रिएक्शन को आप लोग क्या बोलोगे। ये क्वेश्चन था गेट के अंदर 1 मार्क्स का, तो मैंने यहां पर अलग से लिखा हुआ है उसे। व्हेन ए फोटोन फ्रॉम हाई एनर्जी ईएम रेडिएशन सच एज एक्स रे गामा रे इज यूज्ड इन केमिकल प्रोसेस फॉर द रिएक्शन पर्पस देन इट इज कॉल्ड रेडियोलाइटिक रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन आप उसे तभी बोलोगे जब आप लोग यूवी विजिबल रीजन की लाइट का यूज करोगे अपने मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए। अगर आपने मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए एक्स रे का या गामा रे का यूज किया उस टाइप में उसे क्या बोलोगे, रेडियोलाइटिक प्रोसेस बोलोगे। अब इस ईएम रेडिएशन की एनर्जी जो आपके पास वेवलेंथ होती है किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट से भी आप लोग याद कर सकते हो। चार्ट में याद क्या करना है, लोअर मिर UVWXYZ। क्या याद करना है आपको, लोअर LORMIR, लोअर मिर UVWXYZ। ये आपको लाइन याद करनी है। इससे आप लोग कि जो ईएम रेडिएशन होती है उसके अंदर वेवलेंथ का कंपैरिजन आपको करना हो, फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन आपको करना हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है। एलओ से मेरा आर से मेरा क्या मतलब है, रेडियो वेव रीजन। एम से क्या मतलब है, माइक्रोवेव रीजन। IR से क्या मतलब है, इंफ्रारेड रीजन। यूवी से क्या मतलब है, यूवी विजिबल रीजन। डब्ल्यू से कुछ नहीं, एक्स से क्या, एक्सरे, और वाई से क्या, गामा रेज। इसको याद करने के बच्चे के अपने अपने तरीके होते हैं, तो अगर आपके पास कोई तरीका है इसको याद करने का तो आप अपने तरीके के ऊपर रहियो, उसी तरीके से आप लोग इसे याद कर लो। आपको तरीका चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को याद करने में प्रॉब्लम है कि आपके पास माइक्रोवेव पहले आएगा, रेडियो वेव पहले आएगा, तो उसके लिए सिंपल तरीका है लोअर मिर UVWXYZ। एलओ से मेरा क्या मतलब है, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव। लॉन्ग रेंज रेडियो वेव, आपको पता है कि इस डायरेक्शन में अंदर जाओगे तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी बढ़ेगी यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है, आपके पास वेव नंबर बढ़ रहा है और आपका जो वेवलेंथ है वो इस डायरेक्शन इधर घटेगा
अगर वो इधर घट रहा है तो इधर की तरफ क्या होगा, वो बढ़ेगा। आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और इस चीज़ को आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप लोगों ने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए यूवी विजिबल रीजन की लाइट ली, तभी आप लोग उसे क्या बोलोगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलोगे। अगर आप लोगों ने एक्सरे का या फिर गामा रे का यूज़ किया, उसके साथ उसे क्या बोलने वाले हो, रेडियोलाइटिक रिएक्शन बोलने वाले हो। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा भी आ जाएगा नेट के अंदर, गेट में आया है तो नेट के अंदर भी आ सकता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटोफिजिकल प्रोसेस को, और लैमेट बियर्ड लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो इस सीक्वेंस के अंदर हम लोग चलेंगे। फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर गवर्न बाय, दो लॉ हैं इसके, ग्रोथर्स-ड्रैपर लॉ और आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। जनरली ये जो दो लॉ अलग अलग हैं, ये एक ही है। आइंस्टीन ने ग्रोथर्स-ड्रैपर लॉ की जो स्टेटमेंट थी उसको क्वांटम मैकेनिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर एक स्टेटमेंट में उसके लॉ को डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली जो ग्रोथर्स ने किया था वही किसने किया है, आइंस्टीन ने किया है। बस इसके स्टेटमेंट को हल्का सा क्या कर दिया, उसने मॉडिफाई कर दिया। तो यानी कि हम लोग को क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉ पढ़ना है, आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसने क्या किया, इट इज द क्वांटम मैकेनिकल स्टेटमेंट ऑफ ग्रोथर्स-ड्रैपर लॉ which states that each molecule which take part in the photochemical reaction absorbs one quantum of light that induce the reaction, or you can say it activation step। इस लाइन का मतलब क्या है, आप कह रहे थे कि आपके पास रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर आपने लाइट को डाला है, ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया, उसके बाद ये आगे जाकर कहाँ कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली उसने क्या किया होगा, एक क्वांटा ऑफ लाइट ली होगी, और एक क्वांटा ऑफ लाइट को क्या बोलते हो आप लोग, फोटोन बोलते हो। अगर एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड मॉलिक्यूल फोटोन में कन्वर्ट हो रहा है तो उस एक मॉलिक्यूल ने डेफिनेटली एक फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा इन एक्टिवेशन स्टेप बोल सकते हो आप इसको इंड्यूस द रिएक्शन स्टेप भी बोल सकते हो। यहीं से आप लोग अगर रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हो, आपका अगर मॉलिक्यूल एक्साइट नहीं होगा तो वो क्या होगा, रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर जाएगा नहीं, यानी कि क्या है आपके पास एक्टिवेशन स्टेप है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर रहे हो। तो अगर आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल, अगर आपका एक एक्साइटेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उसने एक फोटोन पीछे से एब्जॉर्ब किया होगा। अगर आपका एक मोल ऑफ रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसने एक मोल ऑफ फोटोन को एब्जॉर्ब किया होगा, ये इसका मतलब है। इट क्लियरली means that one molecule absorbs one photon and one mole of reactant absorb one mole of photon in activation step to react। ये चीज़ भी आपको पता है कि अगर आपका एक एक्साइटेड मॉलिक्यूल ऑफ एक्साइटेड रिएक्टेंट, यानी कि एक्साइटेड जो आपके पास रिएक्टेंट हुआ है उसका जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, अगर उसका एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसने पीछे से एक फोटोन लिया होगा। अगर उसका एक मोल कन्वर्ट हो रहा है तो उसने पीछे से एक मोल ऑफ फोटोन लिया होगा। अब इसी चीज़ को आइंस्टीन ने अपनी तरीके से बोल दिया, एक स्टेटमेंट में इस लॉ को बता दिया। उसने सबसे पहले क्या किया, उसने एक्टिवेशन स्टेप को क्या बोला, प्राइमरी स्टेप। उसने क्या बोल दिया, स्टेप को जो आपका आर से आर डैश में जा रहा है, क्या बोल दिया इसने, इसको बोल दिया प्राइमरी स्टेप या फिर प्राइमरी प्रोसेस, आप इसे बोल सकते हो। इसको इसने क्या बोला, प्राइमरी प्रोसेस। और जो बाकी जितने भी स्टेप थे उसने क्या बोल दिया, सेकेंडरी स्टेप। यानी कि उसने अपनी फोटोकेमिकल रिएक्शन को दो प्रोसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला क्या, प्राइमरी, दूसरा क्या, सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और आपका रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, ये होता है प्राइमरी प्रोसेस के अंदर। और उसने कहा कि क्वांटम यील्ड ऑफ प्राइमरी प्रोसेस इज 1। ये जो स्टेटमेंट थी ये किसकी स्टेटमेंट है, आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब ये लाइन कहां से आई है, जो ग्रोथर-ड्रैपर की जो स्टेटमेंट थी वहीं से उसने इस लाइन को डिड्यूस किया है। उसने सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन स्टेप को प्राइमरी प्रोसेस बोल दिया और उसकी इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट को एक लाइन बता दिया कि क्वांटम यील्ड ऑफ प्राइमरी प्रोसेस इज 1। आफ्टर प्राइमरी प्रोसेस सेकेंडरी प्रोसेस आर थर्मली कंट्रोल। ये चीज़ भी आइंस्टीन ने बता दी कि आपके पास अगर कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो उसको आप लोग दो प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हो। पहला प्रोसेस क्या होगा, प्राइमरी प्रोसेस, जिसकी क्वांटम यील्ड हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये क्वांटम यील्ड क्या होती है। तो क्वांटम यील्ड को हमें समझना है कि आखिर आपके पास की क्वांटम यील्ड क्या होती है। तो क्वांटम यील्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन डिफाइनिंग द यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगर आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन की यील्ड को डिफाइन करना है तो आपको क्वांटम यील्ड का यूज करना पड़ेगा। क्वांटम यील्ड एक ऐसी टर्म है जिसका यूज मैंने चेन रिएक्शन के टाइम पे भी आपको बताया था कि आपका क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट आप इसे बोल सकते हो। मैथमेटिकली इट इज अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट किए
एंड नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, और कितने फोटोन उसने एब्जॉर्ब कर लिए। इसका मतलब क्या है, आपके पास सिंपल सा कोई रिएक्टेंट का आपके पास रिएक्टेंट था, ये क्या कर रहा था, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था। उसके बाद क्या बन रहा था आपके पास, इंटरमीडिएट, और फिर क्या बन रहा था आपके पास, प्रोडक्ट बन रहा था। तो कितने मॉलिक्यूल एक्साइटेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, और कितने इसने क्या किए हैं, फोटोन एब्जॉर्ब किए हैं। यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट किए हैं, कितने मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट किए हैं, और उस रिएक्टेंट ने कितने मॉलिक्यूल ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब किए हैं, कितने फोटोन उसने एब्जॉर्ब किए हैं। फोटोन के लिए आप मॉलिक्यूल का वर्ड यूज नहीं करोगे। इसका मतलब यह है कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए, और उस रिएक्ट करने के लिए कितने फोटोन यहां पर एब्जॉर्ब हुए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड आपके पास क्या है, आउटपुट है, यानी कि कितने रिएक्ट हुए। आपका मतलब किससे है, आपका मतलब है फोटोकेमिकल रिएक्शन से। फोटोकेमिकल रिएक्शन कब होगी, जब आपके पास ये एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा आगे जाकर। अगर ये रिएक्ट करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पीछे से फोटोन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और क्वांटम यील्ड क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। और आइंस्टीन ने कहा है कि क्वांटम यील्ड फॉर प्राइमरी प्रोसेस इज 1, यानी कि जब हम प्राइमरी प्रोसेस की बात करेंगे तो उसके लिए आपको क्वांटम यील्ड को क्या लेना है, 1 के बराबर लेना है। तो इस रिलेशन को आप लोग मॉलिक्यूल्स में भी याद कर सकते हो, और मोल ऑफ रिएक्टेंट के अंदर भी याद कर सकते हो, और नंबर ऑफ मोल ऑफ, अगर यहाँ पर आप लोग मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करोगे तो नीचे भी आपको नंबर ऑफ फोटोन की जगह लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ फोटोन। तो आपको मॉलिक्यूल्स में भी याद करना है, और आपको मॉलिक्यूल्स के अंदर भी याद करना है, आपको मोल के अंदर भी याद करना है। क्वेश्चन आपके दोनों पार्ट से आए हुए हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर से आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वांटम यील्ड वाला, दूसरा आपकी काइनेटिक्स वाला। तो क्वांटम यील्ड का जो क्वेश्चन है वो आपका इसी फॉर्मूले के ऊपर से आया हुआ है, और अभी भी आता है। जून आपका जो अभी पेपर हुआ था नवंबर 2020 के अंदर, उसके अंदर से क्वांटम यील्ड के ऊपर से ही क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा कि वो किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आया था। बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन था। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग जो आपके पास एक क्वांटम यील्ड का जो फॉर्मूला है इसको हम लोग डिड्यूस करते हैं कैसे फॉर्म के अंदर, जिसको आप लोग आराम से याद भी कर सको, और जिसके ऊपर से क्वेश्चन आपके पास एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब क्या होगा, वो आपके पास क्या होगा, टोटल एनर्जी अपॉन में एनर्जी कोरस्पॉन्ड टू 1 फोटोन। ये सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ फोटोन, मान लीजिए आपके पास 10 फोटोन है, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 10 जूल है, तो टोटल एनर्जी कितनी है आपके पास, 100 जूल हो जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन क्या है आपके पास, टोटल एनर्जी अपॉन में एनर्जी कोरस्पॉन्ड टू 1 पैकेट। आपके पास फोटोन क्या होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी तो होते हैं। फोटोन क्या होते हैं, आप लोग अपनी एनर्जी को पैकेट की फॉर्म में डिवाइड करते हो, और एक पैकेट को आप लोग क्या बोलते हो, एक फोटोन बोलते हो। तो कितने फोटोन आपके पास हैं, कैसे निकालता है उसको, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी कोरस्पॉन्ड टू 1 फोटोन। यानी कि नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब क्या हो गया आपके पास, टोटल एनर्जी को मान लिया मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, ईटी बोल रहा हूं, ई सब्स्टिट्यूट टी यूज किया, क्या आपके पास टोटल एनर्जी है। और एनर्जी कोरस्पॉन्ड टू 1 फोटोन क्या हो जाएगी आपके पास, एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है, उस लाइट की वेवलेंथ, इससे आप लोग क्या निकालते हो, एक फोटोन की एनर्जी निकालते हो। तो ये भी आपको पता है। अब आपको क्या करना है, इस नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब का जो आपने फॉर्मूला निकाला है अभी, ई टी अपॉन में एच सी अपॉन लैम्डा, इसकी वैल्यू आपको कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पर पुट कर देना है अपने क्वांटम यील्ड के फॉर्मूले के अंदर। तो चलिए मैं वैल्यू को पुट करता हूँ। आपके पास क्या आ जाएगा, क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड डिवाइडेड बाय क्या, ई टी अपॉन में एच सी अपॉन लैम्डा। ये क्या था आपके पास, नंबर ऑफ फोटोन रिएक्टेड। ये आपने अभी भी कैलकुलेट किया कि आपके पास ये क्या निकल कर आएगा, नंबर ऑफ फोटोन रिएक्टेड। ये आपके पास क्या था, ई टोटल अपॉन में एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, वो क्या थी, एच सी अपॉन में लैम्डा। आपने इसकी वैल्यू को यहाँ पर एज इट इज पुट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इसको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया, तो आपका जो क्वांटम यील्ड है उसका फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा इंटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड अपॉन में टोटल एनर्जी। ये आपको फॉर्मूला एज इट इज याद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं CSIR नेट के अंदर। इतने स्टार में लगा रहा हूँ, कितने भी लगा लूँ, सारे के सारे क्या है, कम है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद करना ही करना है। इसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। अब जो रिएक्टेंट आप लोग यूज कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपके पास आएगा उसके अंदर वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल भी दे सकता है, वो रिएक्टेंट के मोल भी दे सकता है। तो अगर उसने क्वेश्चन के अंदर आपको मॉलिक्यूल दिया है तो आपका क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा, एच सी अपॉन में लैम्डा ई टी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपका 1 मोल में देगा तो आपको मोल की जगह क्या लेना है, मॉलिक्यूल की जगह क्या लेना है, आपको मोल के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग मॉलिक्यूल की जगह मोल लगाओगे तो आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा, Na लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप करते ही हो, आपको पता है कि जो आपके मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में Na। ये भी आपको पता है फॉर्मूला।
राइट। तो अगर आपको मोलिक्यूल की जगह मोल लगाना है तो आपको Na से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। तो आपको मोलिक्यूल के अंदर भी याद करना है, आपको मोल के अंदर भी याद करना है। जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे उसके अंदर रिएक्टेंट आपके मोल की फॉर्म में भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। तो आपको दोनों ही फॉर्म याद करनी है, मॉलिक्यूल वाली भी और मोल वाली भी। अब इसको याद कैसे करें, देखिए क्वांटम यील्ड जो आपके पास होती है, एक ऐसा नंबर है, वो कैसा एक नंबर आपके पास निकल कर आएगा, वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अगर मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं किस तरीके से आप लोग इन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। क्वांटम यील्ड क्या है, एक यूनिट लेस नंबर है। अगर आप सब क्या करो इसको याद करने के लिए, आप क्या कर दो, इसको E/E कर दो। E/E मतलब क्या है, एनर्जी बाय एनर्जी। अगर आप एनर्जी को एनर्जी डिवाइड करो तो कैसे रहेगी आपके पास, यूनिट लेस रहेगी। तो आपको क्या करना है, एनर्जी बाय एनर्जी कर देना है। जैसे ही आप इसको एनर्जी पर करोगे तो क्या करना है आपको, नीचे वाली एनर्जी पे क्या लगा दो, T। नीचे क्या हो गई, टोटल एनर्जी हो गई। ऊपर क्या एनर्जी क्या होती है, Hc/λ। बस यही तो आपको करना है, हो गया याद, Hc/λ इंटू में Et। अगर मोलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल। अगर आपके पास मोल है तो क्या करना है, मोल लिखना है और साथ में क्या लगा देना है, Na लगा देना है। ये सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका है। क्वांटम यील्ड की कोई भी यूनिट नहीं होती। अगर क्वांटम यील्ड की कोई भी यूनिट नहीं होती तो आप इसको E/E लिख दो। E क्या है, मेरे पास एनर्जी है। उसके बाद मैं क्या कर दूं, इसको फोटोन की एनर्जी, इसको क्या कर दूं, टोटल एनर्जी। और इसके क्या ले देता हूं, एनर्जी लेता हूं, इसकी क्या होती है, Hc/λ इंटू में Et। अगर मैं इसको नंबर ऑफ मोलिक्यूल से डिवाइड करूं तो मेरे पास कुछ भी मुझे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे मोल लिखूंगा तो आपको यहाँ पर Na लगाना है। ये सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका है और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्वांटम यील्ड का, क्योंकि यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे, CSIR नेट के अंदर भी और आपके गेट एग्जाम के अंदर भी। तो चलिए देखते हैं कि अब आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल देखने हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन के। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन ले रहा हूँ। देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन और चेन रिएक्शन में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हो, लाइट का यूज़ करते हो। अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर लाइट का यूज़ नहीं करूँगा तो ये जो पूरी रिएक्शन मेरे पास है कैसी हो जाएगी, सिंपल आपके पास एक चेन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लाइट को दिखा दिया, अगर मैंने यहाँ पर HNU दिखा दिया, इसका मतलब आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर, एक्टिवेशन स्टेप के अंदर आपने लाइट का यूज़ किया है। अगर आपने लाइट का यूज़ किया है तो रिएक्शन कैसे हो जाती है आपके पास, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है। और जिस स्टेप में आप लोग क्या यूज़ करते हो, HNU यूज़ करते हो, उसको क्या बोलते हो आप लोग, प्राइमरी प्रोसेस बोलते हो, यानी कि एक्टिवेशन स्टेप भी आप इसे बोल सकते हो। और बाकी सारे जितने भी स्टेप आपके पास है वो सब कैसे होते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस होते हैं। और सेकेंडरी प्रोसेस के लिए आपको कुछ भी नया नहीं करना है। जो आप लोग अभी तक करते हुए आए हो, आपने जैसे जैसे SSA को अप्लाई किया है, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में चेन रिएक्शन को पढ़ते हुए किया था, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी SSA को अप्लाई करना है, जैसे आप लोग अभी तक करते हुए आए हो। यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। एक छोटा सा चेंज कहाँ पर होगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस के रेट एक्सप्रेशन को लिखते वक्त आपको एक छोटा सा चेंज करना है। और वो चेंज क्या है, आप अभी तक लिखते हुए आए थे, किस तरीके से आप रेट लिखते थे, d/dt ऑफ Br2 इक्वल टू कैसे लिखते थे, यहाँ पर 2 है तो क्या करोगे आप लोग, माइनस का लगा, यहाँ पे क्या प्लस ऑफ 1/2 डी ऑफ Br रेडिकल का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय d2 इज इक्वल टू, मान लीजिए कि इसका कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है, K डैश दे रखा है। तो कैसे लिखते थे आप लोग, K डैश इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि Br2। आप इस तरीके से लिखते थे अपने रेट को, जो आप लोग अभी तक लिखते हुए आए हो। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने किए चेन रिएक्शन के, उसमें आप लोग इस तरीके से लिखते थे। मैं इसको यहाँ पर साफ लिख देता हूँ दोबारा से। आप लोगों ने अभी तक लिखा था d/dt ऑफ Br2 नेगेटिव साइन के साथ इक्वल टू प्लस ऑफ 1/2 d/dt ऑफ Br का रेडिकल इक्वल टू K डैश इंटू में Br2। आप इसको इस तरीके से लिखते हुए आ रहे थे अभी तक। अब आपको सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना है, और वो चेंज क्या है कि आपको प्राइमरी प्रोसेस के लिए यहाँ पर इस तरीके से अपने रेट को नहीं लिखना है, और आपको इसी से क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ IABS कर देना है। और IABS आपका क्या है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट है। और ये मैंने कैसे लिखा, उसके लिए आपको आइंस्टीन लॉ का यूज़ करना है इस रिएक्शन के लिए। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए आइंस्टीन लॉ का यूज़ करूंगा, जो कि आपका क्या था, अगर मैं आइंस्टीन लॉ का यूज़ करते हुए क्वांटम यील्ड लिखूंगा, क्वांटम यील्ड ऑफ प्राइमरी प्रोसेस, क्वांटम यील्ड ऑफ दिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ Br2 रिएक्टेड पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम। क्योंकि इस रिएक्शन के लिए इसने इस लाइट का यूज किया है, तो हमारे लिए आउटपुट क्या हुआ कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए। इनपुट हमारा क्या था कि हमने लाइट कितनी इंटेंसिटी की दी है। तो आपका जो क्वांटम यील्ड है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ Br2 रिएक्टेड पर यूनिट टाइम, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब
पर यूनिट टाइम। तो टाइम से टाइम आपका कट जाएगा, उससे आपको लेने देना है नहीं। यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ Br2 रिएक्टेड, कैसे लिखते हो उसको आप लोग, -d/dt ऑफ Br2। और ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, इसका लिखोगे आप IABS। और आपको पता है कि क्वांटम यील्ड फॉर प्राइमरी प्रोसेस क्या होती है, आपके पास 1 होती है। तो इसको आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। जैसे ही आप इसे 1 लिखोगे तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, माइनस का d ऑफ Br2 इक्वल टू d/dt। ये आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, IABS निकल कर आ जाएगा। अगर आप लोग रेट के एक्सप्रेशन को देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, माइनस का dBr2 अपॉन में dt है। तो ये किसके बराबर होगा, IABS के बराबर होगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए प्राइमरी प्रोसेस के रेट को लिखते वक्त आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप इसे लास्ट में इक्वल टू करोगे तो आप यहां पर रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, IABS लिखना है। इसके अलावा आपको यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है। अगर मान लीजिए कि इस रिएक्शन के अंदर यहां पर आपको रेट कांस्टेंट भी गिवन हो K डैश, तो आप लोग ये भी लिख सकते हो d/dt माइनस साइन के साथ Br2 इक्वल टू प्लस साइन के साथ 1/2 d ऑफ Br रेडिकल डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू K डैश इंटू में IABS। आप इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ ये लिख सकते हो। आपको ये रेट कांस्टेंट को लेना है तो आप लोग इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में साथ में ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं लेनी है, क्योंकि प्राइमरी प्रोसेस की जो यील्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर ही डिपेंड करती है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन के प्राइमरी प्रोसेस के लिए आपको रेट को लिखते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको एंड में क्या यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ IABS का यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको यहां पर रेट कांस्टेंट गिवन है तो आप लोग यहां पर साथ में रेट कांस्टेंट लगा सकते हो। इसको नहीं भी लगाओगे तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, और इसको लगाओगे तब भी आपके आंसर क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। तो आप इसको ना लगाओ तब भी ठीक है, लगाओ तब भी ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको ये क्या लगना है, यहाँ पर इस तरीके से आपको इसको IABS लिखना है। बाकी जो प्रोसेस है, जो आपके पास ये सेकेंडरी प्रोसेस है, इसके लिए जैसे आप लोग अभी तक लिखते थे उसी तरीके से आपको लिखना है, उसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। इट मीन्स रेट कोरस्पॉन्डिंग टू प्राइमरी प्रोसेस इन फोटोकेमिकल रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन IABS ओनली। सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट है इस क्लास के अंदर कि जो प्राइमरी प्रोसेस है उसके रेट को लिखते वक्त आपको रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ IABS लिखना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है CSIR ने 2015 का 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक जब भी आते हैं। क्वेश्चन क्या आपके सामने लिखा हुआ है, इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन रेडिकल्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन गिवन थी C4H10 प्लस HNu। देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको HNu दिया हुआ है, और उसने क्वेश्चन में मेंशन भी किया रिएक्शन के पास फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ये क्या देगा आपके पास 2C2H5। रिएक्शन कैसी है आपके पास, इक्विलिब्रियम के अंदर है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, C2H5 प्लस C2H5 गिव्स C2H6 प्लस C2H4। ये रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है। पूछा क्या है आपसे, इफ I इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। जो रेट है पूरी रिएक्शन का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहला काम आपके पास क्या था, जितने भी आपके पास स्टेप है उनको सिंगल स्टेप में आपको तोड़ना है। अगर आपके पास कोई इक्विलिब्रियम स्टेप है तो उसको 2 स्टेप में लिखना है, जैसे हम लोगों ने कहाँ किया था, चेन रिएक्शन के पढ़ते वक्त किया था। तो सेम मैं वही कर रहा हूं। मैंने क्या किया, जो आपके पास ये रिएक्शन थी, पहला जो आपके पास स्टेप था, इस स्टेप को मैंने क्या किया है, 2 स्टेप में ब्रेक किया है, एक फॉरवर्ड स्टेप और एक बैकवर्ड स्टेप। उसके बाद एक रिएक्शन मेरे पास एरिया, यानी कि 3 स्टेप में ये ब्रेक हो जाएगी। पहला स्टेप क्या होगा, C4H10 HNu लाइट एब्जॉर्ब की 2C2H5 बन गया। उसके बाद इसका क्या है, बैकवर्ड वाला स्टेप है, इसका रेट कांस्टेंट K1 था, इसका क्या है, K इनवर्स है। मैंने इस तरीके से को 3 स्टेप में लिख दिया। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्राइमरी प्रोसेस के रेट को लिखते वक्त आपको उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके करना है, IABS के। तो वही चीज मैंने यहां पर की हुई है और वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। जब मैं फर्स्ट स्टेप के लिए लिखूंगा, देखिए जो पहला स्टेप है, कैसा स्टेप है आपके पास, प्राइमरी प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप लोग लाइट का कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हो। ये क्या है, लाइट का एब्जॉर्प्शन है, तो कैसा हो गया, प्राइमरी प्रोसेस हो गया। ये बाकी सारे प्रोसेस क्या हो गया आपके पास, सेकेंडरी प्रोसेस हो गए। सेकेंडरी प्रोसेस के लिए जैसा अभी तक कर रहे थे वैसा ही करना है, पर बाकी जो आपका प्राइमरी प्रोसेस है उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका रेट है उसको इक्वल टू किसके कर देना है, IABS के कर देना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग रेट कांस्टेंट को साथ में लगा सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
कैसे लिखोगे आप लोग, मान लीजिए मैं फर्स्ट स्टेप के लिख रहा हूं, कैसे लिखूंगा, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ C4H10 इक्वल टू प्लस का 1/2 डी बाई डी टी ऑफ C2H5 इक्वल टू क्या, K1 इंटू में IABS। ये मैंने कहां से लिखा है, आइंस्टीन लॉ का मैंने यहां पर यूज किया है, आइंस्टीन लॉ का मैंने यहां पर यूज किया है। और सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप के जैसे आप लोग लिखते थे मैंने उस तरीके से यहां पर लिख दिया, माइनस का 1/2 डी बाई डी टी ऑफ C2H5 इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ C4H10 इक्वल टू K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो भी आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। जैसे आप लोग अभी तक करते हुए आए हो सेम उसी तरीके से आपको इस चीज को लिखना है। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस के लिए आपको IABS लगाना है, बाकी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, C2H6, आपके पास एक प्रोडक्ट ये रहा और एक प्रोडक्ट आपके पास क्या है, C2H4 है। तो किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पर C2H6 करके दिखा रहा हूँ, आप इससे भी कर सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या निकालना है, इसका मतलब आपको निकालना है डी बाई डी टी ऑफ C2H6। अगर मैं इस रिएक्शन से देखूँ कि आपका D2 बाय C2H6 कहाँ पर आपका प्रेजेंट है, मैंने अभी स्टेप ब्रेक किए हैं उसमें देख लेता हूँ मैं। जो आपका C2H6 है ये रहा, आपका डी बाई डी टी ऑफ C2H6 ये रहा, किसके बराबर है ये, K2 इंटू में C2H5 के स्क्वायर के बराबर है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर डी बाई डी टी C2H6 का लिख दिया, K2 इंटू में C2H5 के स्क्वायर के बराबर कर दिया। अब आपको पता है कि जो C2H5 है ये क्या है, आपके पास यहाँ पर इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट वो स्पीशीज होती है जो फर्स्ट अपीयरेंस अपनी एरो के राइट में दिखाती है और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। अगर मैं इनको सम करूंगा तो ये दो C2H5 इन दोनों को यहाँ से काट देंगे और पहली प्रेजेंस कहाँ पर है, एरो के राइट साइड में है और आपके पास ओवरऑल रिएक्शन के अंदर ये नहीं होगा। अगर C2H5 आपका इंटरमीडिएट है तो इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, HSA को अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा अभी तक आप लोग कर रहे थे। सेम वही चीज, ये क्या है इंटरमीडिएट, इसके ऊपर क्या कर दो, अप्लाई कर दो HSA। कैसे अप्लाई करते हो, देख लो कि भाई कहाँ कहाँ पर आपके पास डी बाई डी टी ऑफ C2H5 आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है देख लेते हैं भाई। आपने भी स्टेप तो ब्रेक कर दिए, एक आपके पास ये रहा, दूसरा कहाँ है, दूसरा आपके पास ये रहा, तीसरा आपके पास ये रहा। तो ये आपके पास तीन चीज आएगी। यहाँ से क्या आएगा, 2 इंटू में K1 IABS आएगा यहाँ से, राइट। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा माइनस का 2K1 K इनवर्स इंटू में C2H5 का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस का K2 C2H5 का होल स्क्वायर। ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें आपके पास यहाँ पर आएगी। तो ये तीनों टर्म मैंने आगे जाकर लिखी हुई है। ये प्लस का 2K1 IABS माइनस का 2K इनवर्स C2H5 का स्क्वायर माइनस का 2K2 C2H5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने सिंपली ऐसे को अप्लाई किया है। उसके बाद C2H5 वाली चीज़ को एक साइड ले जाओ, इसको एक साइड ले जाओ, फिर मैंने C2H5 के स्क्वायर की कंसंट्रेशन यहाँ पर निकाली हुई है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, इसका स्क्वायर ही चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर यहाँ पर निकाल दिया। क्या निकल कर आया ये, K1 इंटू में IABS अपॉन में K इनवर्स प्लस में K2। इसकी वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो। तो आपका सीधा सा आंसर निकल जाएगा कि जो आपका डी बाई डी टी ऑफ C2H6 है ये K2 K1 IABS अपॉन में K इनवर्स प्लस के K2 के बराबर है। कॉन्स्टेंट 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 किसकी प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सॉरी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। कैसे आप लोग निकाल सकते हो, अगर आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शन गिवन है तो सिर्फ एक ही चेंज करना है, प्राइमरी प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ IABS के ऊपर डिपेंडेंट दिखाना है उसके रेट को। आपको वहां पर रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं करना है, जैसा कि आप अभी तक करते हुए आए हो। ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। द फॉलोइंग मैकेनिज्म वाज प्रपोज्ड फॉर द फोटोलिसिस ऑफ HI प्लस HNu गिव्स H प्लस I। HNu आगे सुनो तो क्या है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। क्या है ये, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ये आपके पास तीन स्टेप दिए हुए हैं। द ओवरऑल क्वांटम यील्ड फॉर द रिएक्शन, ओवरऑल क्वांटम यील्ड आपकी क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन स्टेप के लिए। तो आपको यहां पर यूज करना है क्वांटम यील्ड की डेफिनेशन का। क्वांटम यील्ड देखिए क्या होती है, आपको पता होना चाहिए क्वांटम यील्ड क्या होती है, कि आपके कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर गए और कितनी लाइट उसने एब्जॉर्व की, राइट। तो रिएक्टेंट आपके पास यहां पर क्या है, HI आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर गए, किस, यानी कि माइनस का डी बाई डी टी ऑफ HI अपॉन में क्या, कितनी लाइट उसने क्या करी है, एब्जॉर्ब करी, यानी कि IABS। यानी कि बेसिकली आपको ये निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ HI अपॉन में IABS। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज को यहां पर निकालना है और ये किसके बराबर आएगा। तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर, माइनस का D अपॉन डी टी ऑफ HI की आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी। कैसे निकालते हो उसको आप लोग, आपने क्या किया है, अपने स्टेप्स को 1 2 3 में ब्रेक कर लिया। हर एक के लिए आपने क्या लिखा, रेट को लिख दिया। हर एक के लिए क्या कर दिया, आपने रेट को यहां पर लिख दिया। आपने जो रेट लिखा है फर्स्ट स्टेप के लिए आपने रेट को ऐसे लिख दिया है, सेकंड स्टेप का आपका रेट ये रहा और थर्ड स्टेप का जो आपका रेट है वो आपका ये रहा। आपको क्या चाहिए, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ
HI चाहिए। तो माइनस का डी बाई डी टी ऑफ HI आपके पास कहाँ रहा, एक तो आपके पास ये रहा, एक आपके पास यहाँ पर भी है, और आपके पास कुल मिलाकर सिर्फ दो बार ही क्या है, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ HI है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से लिखा हुआ है, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ HI क्या, IABS प्लस का K1H इंटू में HI। ध्यान रखिए आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए प्राइमरी प्रोसेस के लिए जो रेट है उसको इक्वल टू क्या करना है, IABS के बराबर करना है, सिर्फ IABS के बराबर करना है। यहाँ पर आपको रेट कांस्टेंट N2 में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं करना है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। तो माइनस का डी बाई डी टी ऑफ HI ये रहा, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ HI ये रहा, यहाँ से क्या आएगा, IABS आएगा, यहाँ से क्या आ गया, K1 इंटू में H इंटू में HI, तो K1 इंटू में H इंटू में HI। H क्या है इस रिएक्शन के अंदर आप देख लीजिए, स्टेप ब्रेक किए हैं, H आपके पास क्या है, ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट है, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आएगा नहीं क्योंकि कट जाएगा, और H की पहली प्रेजेंस कहाँ पर है, एरो के राइट में है, तो H क्या है, इंटरमीडिएट है। अगर H आपका इंटरमीडिएट तो ऐसे से अप्लाई कर दो, जैसे ही करोगे तो आपके पास किस तरीके से रिजल्ट निकल कर आ जाए कि जो आपका K1H इंटू में HI है वो आपका IABS के बराबर हो गया। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को उठाकर पुट कर दीजिए अपने फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला आपके पास क्या था, क्वांटम यील्ड का आपको निकालना है, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ HI अपॉन में I ऑफ ABS, डी ये क्या निकल कर आया आपके पास, ये निकल कर आया IABS प्लस में K1 इंटू में H अपॉन में HI डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, IABS करना है। और जैसे ही आप लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ H के ऊपर HSA को अप्लाई किया तो आपका निकल कर आया K1H इंटू में HI क्या है आपके पास, IABS के बराबर है। इसका मतलब आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग इसकी जगह सिंपली IABS को लिख सकते हो। तो क्या बन गया ये, 2 इंटू में IABS अपॉन में क्या, IABS से IABS कट गया, करेक्ट आंसर क्या है उसका 2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है अगर आपके क्वेश्चन फोटोकेमिकल रिएक्शन के गिवन होंगे तो। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि आपको प्राइमरी प्रोसेस के लिए अपने रेट को IABS के बराबर करना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर और लिखे हुए हैं CSIR नेट के, सेम जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए हैं सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है ये। CSIR नेट 2015 का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा मैंने लिखा हुआ है गेट 2005 का, और एक ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है गेट 2002 का। पुराना क्वेश्चन है पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो क्वांटम यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंपल वाला ये पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, 1 मिनट में हो जाएगा। जो नीचे के दो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्वांटम यील्ड वाला फॉर्मूला यूज करें, जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, HC अपॉन लैम्बडा, मैंने आपको याद कराया था E बाई E करके, नीचे करना है E टोटल, ऊपर क्या करना है HC अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पर क्या आएगा, E टोटल इंटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल करोगे तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस आपके पास ये 2 क्वेश्चन है, गेट 2005 के और गेट 2002 के। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश कीजिए, जो भी आंसर आपका आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उसके बेस के ऊपर आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो। ये अभी अभी आए हैं CSIR नेट 2015 में। क्वेश्चंस मेरे पास और भी हैं फोटोकेमिकल के, लेकिन अभी आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं, 2 मैंने कराए हैं, तीसरा बिल्कुल सेम है जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो सेम है, इसको कर देखिए। जो आपके पास नीचे के दोनों क्वेश्चन है ये आपके पास क्वांटम यील्ड के क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर देखिए। इसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर वैसे भी कराने वाला हूं, और उसके बाद मैं आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि आपका फोटो फिजिकल प्रोसेस क्या होता है। तो फोटोकेमिकल के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस रेट को लिखते वक्त आपको बाद में IABS करना है, क्योंकि आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस ने कहा है कि प्राइमरी प्रोसेस क्वांटम यील्ड क्या होती है, आपके पास 1 होती है। तो इतनी ही बातें आपको जाननी है फोटोकेमिकल के लिए। अगली क्लास के अंदर ये क्वेश्चंस करेंगे फोटोकेमिकल जो मैंने छोड़े हुए हैं, जो मैंने आपको आज करने के लिए कहा है। आप लोग काम करो, नोट्स को डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां पर जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस को देख सकते हो और इनको करने की ट्राई करो। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए गैसियस सैंपल ऑन एक्सपोजर टू टोटल रेडिएंट एनर्जी ऑफ 6.626 जूल एट 300 nanometer results in the photo dissociation of 10 raised to the power minus 3 mole of this sample. Assuming the sample absorbs all the light, the quantum yield for the photochemical reaction. Simple direct formula based question है फाई का। आपको मोल में दिया हुआ रिएक्टेंट यानी कि आपको मोलर फॉर्मूला यूज करना है। क्या है आपके पास मोलर फॉर्मूला, Na इंटू में HC अपॉन लैम्बडा इंटू में ET इंटू में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, वैल्यूज को पुट करना है, आपका आंसर इजीली हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो भी सेम इसी चीज के ऊपर वो आपके पास
सेम आपका इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, वो भी आपका आराम से हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन आपसे नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट वीडियो को देखिए, स्टार्ट करते ही मैं आपको इन क्वेश्चन को कराऊंगा और उसके बाद स्टार्ट करूंगा फोटो फिजिकल प्रोसेस। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें फ़ोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।